नमस्कार श्रोताओं, आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं गोरखपुर के बहुत ही जाने माने अंतर्राष्ट्रीय कमेंटेटर और खेल कूद के माहिर पुरोधा अगर हम कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आदरणीय श्री अशोक गुप्ता जी हमारे बीच हैं, जो रेलवे की नौकरी में एक उच्च पद पर रहते हुए भी इन्होंने खेलों के प्रोत्साहन के लिए बहुत ही अच्छा काम किया है और अभी भी लगातार ऐसे प्रयास कर रहे हैं। गुप्ता सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। हम आपको बता दें कि गुप्ता सर की खेलों की शुरुआत यूनिवर्सिटी, जब ये गोरखपुर विश्वविद्यालय में पढ़ा करते थे उस समय से है, और ये हॉकी के साथ साथ फुटबॉल के भी कैप्टन थे और कई मौकों पर कई कॉम्पिटिशन्स में इन्होंने गोरखपुर विश्वविद्यालय को गोल्ड मेडल भी दिलाया है। तो वहीं से इनकी खेलों की शुरुआत होती है और कैसे आगे बढ़कर इन्हें अंतर्राष्ट्रीय कमेंटेटर का ओहदा भी मिला। गुप्ता सर, आप कुछ संक्षेप में बताएं हमारे दर्शकों को। मनोज जी, कमेंट्री जो है महाभारत काल में भी हुई है जी, और कोई नई चीज नहीं है कमेंट्री। उस वक्त भी जो महाभारत काल में जो युद्ध हुआ था उसमें महाराजा धृतराष्ट्र को संजय ने पूरा युद्ध का वर्णन सुनाया। तो मैं यूं कहूं कि कमेंट्री एक प्राचीन कला थी, एक अच्छी प्रतिस्पर्धा थी जिसको लोगों ने देखा और समझा, और उसको आज वर्तमान समय में भी उसी तरह से उसको समाज में ला रहे हैं। तो कमेंट्री मैं जिससे जुड़ा, तो मैं 1990 में जुड़ गया कमेंट्री से, और मैं चूंकि हॉकी और फुटबॉल का खिलाड़ी था तो यही हमारा लोकप्रिय खेल था। क्योंकि इसमें कमेंट्री बड़ी फास्ट होती थी क्रिकेट की अपेक्षा, तो मैं इस खेल में चूंकि प्रवीण था, सारे रूल्स रेगुलेशन जानता था, तो मेरे एक गुरु मिल गए जो अब इस दुनिया में नहीं है, स्वर्गीय मुश्ताक अली सिद्दीकी, और जी माने भी अंतर्राष्ट्रीय कमेंटेटर और स्थापित कमेंटेटर थे भारत के। तो उन्होंने इस तरफ मुझे मूव किया, मुझे उस तरफ झुकाया, दिखाया और रास्ता बताया, और मैं उनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि मुझे खुद भी नहीं पता था कि मेरे पास टैलेंट है कमेंट्री का, लेकिन उनकी ही देन है कि आज मैं अंतर्राष्ट्रीय कमेंटेटर बना। और राष्ट्रीय स्तर पर मैंने बहुत सी कमेंट्री की, हॉकी और फुटबॉल की। और 2010 में जब वर्ल्ड कप हॉकी नई दिल्ली के नेशनल हॉकी स्टेडियम में खेला गया तो मैं भारतीय कमेंटेटर टीम में था और मुझे 4 कमेंट्री मिली थी। मैंने बहुत ही अपने उत्तरदायी बेहतरीन ढंग से निभाया। उसी के आधार पर मुझे उसी साल अगस्त सितंबर में दिल्ली में ही कॉमनवेल्थ गेम्स था, CWG, उसमें भी मुझे मौका मिला। और चूंकि उसमें फुटबॉल नहीं था तो हॉकी की कमेंट्री मिली, और बाकी खेलों के लिए मुझे इंगेज किया गया जहां कैप्सूल कमेंट्री आकाशवाणी से लोग कराते थे। और इसी दौरान फुटबॉल में एक अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट होता है दक्षिण एशियाई फुटबॉल परिश्रम का, जिसे सैफ खेल कहते हैं, उसमें भी हमें मौका मिला। और मैं काठमांडू के दशरथ रंगशाला स्टेडियम जो है वहां भी हमें फुटबॉल की कमेंट्री, भारत पाकिस्तान का सेमीफाइनल मैच करने का मौका मिला फुटबॉल में, जो बड़े ही रोमांचक मुकाबला था भारत पाकिस्तान के नाम पर, और बहुत ही रोमांचक मुकाबला था। और भारतीय टीम से जो केरला पुलिस के खिलाड़ी थे, भारतीय टीम के कप्तान IM विजयन भी खेल रहे थे, और ब्रूनो कटिनो जो गोवा का खिलाड़ी था, जो 50 गज की दूरी से भी गोल मारने की क्षमता रखता था, ऐसे खिलाड़ी थे उसमें। वाइचिंग भुटिया था। तो बेहतरीन खेल और देखने का मौका मिला, और बहुत ही अच्छा एनालिसिस और कमेंट्री भी मैंने वहां किया, तो काफी मतलब उसकी प्रशंसा हुई। और इस तरह से मैं कमेंट्री के क्षेत्र में धीरे धीरे स्थापित हो चुका है। लेकिन अभी कमेंट्री के क्षेत्र में कोई आ नहीं रहा है, और मुझे इसका बड़ा दुख होता है। मैंने कई बार कहा भी है। नहीं, वैसे सर हमने ये अनुभव किया कि रेडियो पे कमेंट्री करना और टीवी पे कमेंट्री करना बहुत जमीन आसमान का अंतर होता है। ये आपने सही कहा, क्योंकि जो स्पीड हॉकी के लिए चाहिए। हाँ जी, वो रेडियो पर कमेंट्री का क्या है कि आपकी आवाज से जो श्रोता है वो देखता है, क्योंकि वो समझता है कि गेंद कहाँ है, कैसे गोल हो रहा है। ये एनालिसिस कमेंटेटर को करना पड़ता है। साथ ही साथ हम लोग मौसम भी बताते हैं, स्टेडियम की
रूपरेखा भी बताते हैं, तो लगता है कि श्रोता जो है मेरी आवाज से देखता है और दूरदर्शन पर तो दर्शक खुद ही देखता है, तो उसे सब समझ में आता है, उसमें कमेंट्री की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन सही और सच्ची कमेंट्री जो है वाकई जो है आकाशवाणी यानी रेडियो पे जिसको लोग सुनना पसंद करते थे। और दूरदर्शन मान लीजिए कहीं आ रहा है कहीं नहीं आ रहा है, लेकिन सीमा पर बॉर्डर पर जो हमारा भारतीय सेना का जवान है उसके पास भी ट्रांजिस्टर है, वही कमेंट्री सुनता था। तो कहने का मतलब यह है कि तमाम आर्मी के भी टूर्नामेंट में हम लोग गए तो उन लोगों ने इस चीज को कहा कि भाई तो मैं तो बॉर्डर पर था, लेकिन मैं संतोष ट्रॉफी नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप का फाइनल मैच गोवा और बंगाल का जो त्रिचूर में खेला गया केरला में, मैं कमेंट्री सुन रहा था। तो हिंदी कमेंट्री, चूंकि मैं हिंदी बेल्ट का था तो हिंदी की कमेंट्री मुझे समझ में आती थी। हालांकि मेरे साथ एक अंग्रेजी के कमेंटेटर भी होते थे। तो देश में कई एक कमेंटेटर हुए हैं जो अभी कुछ लोग हैं, कुछ लोग अब हॉकी फुटबॉल की कमेंट्री, दरअसल कारण यह है कि प्रायोजक नहीं मिल रहा है आकाशवाणी को, इसलिए कमेंट्री लगभग बंद हो गई है, वही कमेंट्री होती है। अच्छा सर, जैसे ऐसा माना जाता है कि हॉकी जो है वो भारत का खेल है, इसकी शुरुआत यहीं से मानी जाती है। लेकिन आज दुर्भाग्य है कि कई खेलों की वजह से, बाकी जो जैसे क्रिकेट की बात करें तो जितना लोकप्रियता आजकल क्रिकेट को मिल रही है, हॉकी कहीं पिछड़ सा गया है। जी हॉकी तो खेलने वाले भी कम हैं और उस पर हमें लगता है कि गवर्नमेंट भी पूरी तरह से ध्यान नहीं दे पाती। इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, हॉकी तो हमारा राष्ट्रीय खेल रहा है और अब भी है, मैं उसको मान के चलता हूँ, क्योंकि जब 1928 का एम्स्टर्डम ओलंपिक हुआ तब भी हमने गोल्ड मेडल जीता, 1932 में जीता, 1936 में जीता गोल्ड मेडल, 1940 और 44 में वर्ल्ड वार हो गया इसलिए कोई ओलंपिक खेल नहीं हुए। 1948 के लंदन ओलंपिक में भी हमने गोल्ड जीता, 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक में भी गोल्ड जीता, 1956 के मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया का भी हमने गोल्ड मेडल जीता, 1960 के रोम ओलंपिक में हम पाकिस्तान से हार गए और मैं सिल्वर मेडल पाया। 1964 में फिर मेरी वापसी होती है भारतीय टीम की और टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता, जिसमें गोरखपुर के स्वर्गीय एसएम अली सईद भी उस टीम में खिलाड़ी थे और आज वो दुनिया में नहीं है। 1968 में हम मैक्सिको में जब अमेरिका में खेला गया तो हम ब्रॉन्ज मेडल जीते, बस वहीं हमारे हॉकी का गिरावट शुरू हो गया। फिर 1972 में भी हम पिछड़ गए, 1976 में पिछड़ गए ओलंपिक में, फिर 1980 में जब अमेरिकन लॉबी के देशों ने बहिष्कार किया तो हमने गोल्ड मेडल जीता 1980 का। उसके बाद लगातार ओलंपिक में हम पिछड़ते गए। अभी जो ओलंपिक का हमारे पास ब्रॉन्ज मेडल आया है वो अभी जस्ट आया है, ये आपका टोक्यो ओलंपिक में। टोक्यो में जो ओलंपिक खेला गया ये हमारे लिए बड़ा सुख साबित हुआ। एक बार हमने गोल्ड जीता था, लेकिन 40 साल के बाद हम लोगों ने वहां ब्रॉन्ज मेडल जीता और हमारी रैंकिंग इस समय वर्ल्ड में चौथे नंबर पर आ गई है। यानी हम ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड किसी भी टीम को हराने की क्षमता रखते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण है कि जो यहाँ पर हॉकी का जो प्रो लीग हो रहा है, इसमें जो फॉरेन खिलाड़ी आ रहे हैं, हमारे देश के खिलाड़ी खेल रहे हैं, इससे हमारे हॉकी टीम को बहुत ज्यादा फायदा मिल रहा है और खिलाड़ियों को फायदा मिल रहा है और हमारा खेल इंप्रूव हो रहा है। लेकिन दुख इस बात का है कि हॉकी बेसिक स्तर पर बिल्कुल खत्म हो रहा है। किसी भी स्कूल में हॉकी नहीं होती है, कहीं प्ले ग्राउंड नहीं है। एक समय था जब हॉकी के लिए बहुत बड़ी भीड़ आती थी, आज वो देखने को नहीं, दर्शकों की भी कमी होगी। दर्शकों की भी कमी। अच्छा, जैसे अभी जो प्रेजेंट वर्तमान में परिदृश्य है अभिभावकों का या घर के लोगों का कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। तो ये कंसेप्ट कहीं स्कूलों में भी लागू हो रहा है, क्योंकि छोटे छोटे जगहों पे स्कूल खुल रहे हैं, खेल पे कोई उनका ध्यान नहीं है, ना ही उनके पास पर्याप्त स्थान है। तो इसको आप कैसे देखते हैं, ये चेंज होना? हाँ जी, देखिए ये संदेश है, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, ये सही है। लेकिन खेलोगे कूदोगे तो बनोगे महान, जी ये भी सही है। ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। ये सही है। आज के परिवेश में जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो है फुटबॉल का खिलाड़ी, वो दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा कमाता है और फुटबॉल में सबसे ज्यादा पैसा है। क्रिकेट में भी उतना पैसा नहीं जितना फुटबॉल में है। कई देशों की इकोनॉमी जो है वो फुटबॉल खिलाड़ियों के पैसे से चलती है। तो सोचिए फुटबॉल खेल कितना लोकप्रिय है।
तो कहने का मतलब है कि गार्जियन भी जो है, जो घर के बड़े लोग हैं, उन लोगों को भी चाहिए अपने बच्चों को एक तो शारीरिक और मानसिक विकास के लिए, साथ ही साथ उनको खेलों में लाने के लिए, अगर उन्हें नौकरी की जरूरत है, खेलों में प्रबंधन की जरूरत है, तो बहुत से जॉब है, इसमें बच्चों को लाना चाहिए। नहीं, अब तो कई डिपार्टमेंट में मतलब स्पोर्ट्स कोटा भी चल रहा है। जी जी जी, बच्चों को नौकरी भी मिल रही है, सरकारी नौकरी मिल रही है, प्राइवेट जॉब मिल रहा है। कुछ भी नहीं मिल रहा तो बच्चे कोचिंग कर रहे हैं, तमाम तरह के कोचिंग से भी पैसा कमाया जा सकता है। लोग कमा रहे हैं, वो उनका एक अर्निंग का, एक आय का साधन बना हुआ है, और एक अच्छा संदेश और एक अच्छा स्वस्थ हेल्दी एटमॉस्फेयर भी क्रिएट कर रहे हैं। तो हर तरह से खेल को जो है लोगों को अपनाना चाहिए, बच्चों को खासतौर से खेल में भेजना चाहिए और उनकी मॉनिटरिंग करनी चाहिए, ताकि वो अच्छा खेलें और एक मुकाम पर पहुंचे। क्योंकि हमारे देश के जो खिलाड़ी हुए हैं, पीवी सिंधु है बैडमिंटन की खिलाड़ी, उसके माता पिता, या जो हमारे रेसलर्स हैं उनके माता पिता, या अन्य खेलों के भी खिलाड़ियों के पीछे उनके परिवार का बहुत बड़ा है। बिल्कुल सही। बॉक्सिंग में जो निजात करीम है, वहाँ आंध्र तेलंगाना की लड़की, हैदराबाद की, उसके पीछे भी उसके माता पिता का हाथ है। MC मैरी कॉम बॉक्सर है, उसके पीछे भी उसका हस्बैंड, उसके माता पिता का हाथ था कि 4 बार वो वर्ल्ड चैंपियन रही है। तो सब कुछ मिलाकर गार्जियन का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। तो दर्शकों, आपने देखा कि आदरणीय गुप्ता सर ने बहुत ही सारगर्भित तरीके से इस बात पे जोर दिया है कि हम गार्जियंस को या माँ बाप को, बच्चों को, उनको मानसिक जो उनका प्रेशर है, जो पढ़ाई का प्रेशर है, उसके साथ साथ उनके शारीरिक विकास पर भी ध्यान देने की जरूरत है। क्योंकि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ आत्मा का निवास होता है, और अगर हम अपने बच्चों को उनकी रुचि के अनुसार उन खेलों में भी प्रोत्साहित करें तो निश्चित रूप से देश को अच्छे खिलाड़ी मिलेंगे। गुप्ता सर, अगर 2 लाइन में हमारे अभिभावकों के लिए या बच्चों के लिए कुछ कहना चाहें आप। हाँ मनोज जी, स्पोर्ट्स जो है ये हर व्यक्ति को अपनाना चाहिए। ये तो एक तो फिजिकल फिटनेस के लिए जरूरी है, दूसरा अगर इससे आप किसी जॉब में जाना चाहते हैं तो भी जा सकते हैं, चाहे वो लिटरेचर का मामला हो या मैनेजमेंट का मामला हो या फिर सरकारी नौकरी में हो, कहीं भी आप जा सकते हैं और एक अच्छा माहौल बनता है, बहुत हेल्दी एटमॉस्फेयर होता है। स्पोर्ट्समैन की लाइफ बहुत अच्छी होती है, जैसे आर्मी वालों की लाइफ होती है उसी तरह से स्पोर्ट्समैन की लाइफ होती है। ये भी है कि हमारे आजकल प्रधानमंत्री जी फिट इंडिया, खेलो इंडिया पर बहुत ध्यान दे रहे हैं। फिट इंडिया मतलब फिट इंडिया, खेलो इंडिया पर ध्यान दे रहे हैं। आज जगह जगह खेलो इंडिया से कार्यक्रम हो रहे हैं। गोरखपुर में भी बहुत बड़ा आयोजन होने जा रहा है जो वाटर स्पोर्ट्स है। ये शायद गोरखपुर ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश का एक इतिहास होगा कि हमारे यहाँ जो रामगढ़ झील है उसमें वाटर स्पोर्ट्स रोइंग का कंपटीशन होने जा रहा है। हम खुद बहुत उत्साहित हैं इसको देखने के लिए, क्योंकि मैं कभी सोचा करता था कि इस तरह के खेल होते हैं, केरला में होते हैं, बंगाल में होते हैं, लेकिन कभी हमारे उत्तर प्रदेश में नहीं होता है। आज वो जिनके भी सौजन्य से हो रहा है वो लोग बधाई के पात्र हैं। तो दर्शकों, आपने देखा कि गुप्ता सर ने बहुत ही खेलों पर जोर दिया है, और हमारे इस बात को जरूर मानना चाहिए कि हमारे गार्जियंस को, हमारे बच्चों के माँ बाप को, कि वो बच्चों को इस तरफ भी, खेल की तरफ जरूर प्रोत्साहित करें, क्योंकि इसमें भी वो अपना कैरियर बना सकते हैं। तो गुप्ता सर, आप आज हमारे इस कार्यक्रम में आए और इतना समय दिया, इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, ऐसे ही कार्यक्रम में हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्ते।